वो हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए आप समझिए कि आखिर कौन कौन से वो विधेयक है। देखिए 3 बड़े जो विधेयक है वो केंद्र शासित प्रदेश की सरकार विधेयक है ये, जिसमें और देखिए दूसरा संविधान संशोधन विधेयक। अगर पहले विधेयक की बात की जाए तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अधिनियम 1963 में संशोधन। आपराधिक आरोपों में गिरफ्तारी या हिरासत पर हटाने का प्रावधान अभी तक नहीं है और संशोधन के बाद सीएम या मंत्री गिरफ्तारी के बाद हटाने का प्रावधान। तो लोकसभा में आज इन विधेयक को पेश किया जाएगा। इन विधेयक को लेकर विपक्ष के हमले भी सरकार पर शुरू हो गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष को अस्थिर करने के लिए मोदी सरकार ये नया कानून ला रही है। गृह मंत्री अमित शाह इन तीनों विधेयक को लोकसभा में पेश करेंगे। तो देखिए इसको लेकर विपक्ष की तरफ से सवाल भी उठाए जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं ये विधेयक क्या है और इसके मायने क्या है। केंद्र शासित प्रदेश की सरकार विधेयक 2025, जहां मौजूदा केंद्र शासित सरकार अधिनियम 1963 के तहत गंभीर आरोपों में गिरफ्तारी और हिरासत के लिए जाने पर मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। अभी तक नैतिक आधार पर ही मंत्री या मुख्यमंत्री इस्तीफा देते थे, लेकिन अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऐसे मामलों में मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए केंद्र शासित प्रदेश की सरकार अधिनियम 1963 की धारा 45 में संशोधन की आवश्यकता है। तो केंद्र सरकार इसी वजह से केंद्र शासित प्रदेश की सरकार विधेयक 2025 ला रही है। तो देखिए संविधान 130वां संशोधन विधेयक जहां विधेयक 2025 में कहा गया है कि गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार और हिरासत में लिए गए मंत्री को हटाने का संविधान में कोई प्राविधान नहीं है। इसलिए ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री या केंद्रीय मंत्री और राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री या मंत्री को हटाने के लिए संविधान है। आपको बता दें कि संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 139 में संशोधन के बाद क्या बदलेगा। तो देखिए अनुच्छेद 75, केंद्र सरकार अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री की नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति उनके जिम्मेदारी से संबंधित है, लेकिन इनमें यह नहीं है कि अगर कोई मंत्री किसी गंभीर मामले में गिरफ्तार होता है तो उनको हटाने का क्या प्रावधान है। संशोधन के बाद अगर कोई मंत्री गंभीर अपराध जिसमें 5 वर्ष या अधिक सजा का प्रावधान है, उसमें गिरफ्तारी के बाद 30 दिन तक जेल में रहने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे हटा देंगे। लेकिन अगर प्रधानमंत्री हटाने को नहीं कहते हैं, यानी कि हटाने की सलाह राष्ट्रपति को नहीं देते हैं, तो 31वें दिन मंत्री का पद स्वतः खत्म हो जाएगा। इसी तरह से प्रधानमंत्री अगर 30 दिन जेल में रहते हैं तो 31वें दिन तक इस्तीफा स्वतः मान लिया जाएगा, यानी उनका पद स्वतः खत्म हो जाएगा। तो अनुच्छेद 164 जिस तरह से अनुच्छेद 75 केंद्र सरकार के लिए है, उसी तरह से अनुच्छेद 164 राज्यों में सरकार गठन के लिए बना है। यहाँ भी गिरफ्तारी या हिरासत के हालात में पद छोड़ने को लेकर कोई प्रावधान अभी तक नहीं है। संशोधन होने के बाद राज्यों के मंत्री को 30 दिन जेल में रहने पर राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर उसे हटा देंगे। सलाह न मिलने पर 31वें दिन पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहने पर 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, वरना पद स्वतः खत्म हो जाएगा। तो अनुच्छेद 239 ए दिल्ली सरकार अनुच्छेद 239 ए दिल्ली को विशेष दर्जा प्रदान करता है, जिसमें संशोधन के बाद दिल्ली सरकार पर भी ये नियम लागू होगा। 30 दिन जेल के बाद राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर हटाएंगे। सलाह न मिलने पर 31वें दिन पद स्वतः समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहने पर 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा नहीं देते हैं तो पद स्वतः खत्म हो जाएगा।
वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुना दें। सुरेंद्र जी, समर्थन करते हैं आप इस बिल का या फिर आप विरोध में हैं? देखिए, शुद्ध रूप से लोकतंत्र के ऊपर एक और कुठाराघात करने की कोशिश है। जब तक कोई व्यक्ति अपराधी साबित ना हो जाए तब तक आप उसको कैसे उसके पद से हटाने की बात कर सकते हैं। परंपराओं की बात अलग है। 2014 के बाद ईडी का जिस तरीके से दुरुपयोग हुआ और किसी भी शख्स को आपने बगैर किसी सबूत के सिर्फ आरोप लगा करके जेल में कर दिया, और ईडी का कानून जो है कि इस तरीके का एमपी एमएलए का कि वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से नीचे जमानत ही नहीं होती, और जब तक आप अपने आप को प्राइमे फेसाई निर्दोष नहीं साबित कर दीजिए और जब तक जज जो है कन्विंस ना हो जाए कि ये निर्दोष है, तब तक आप उसको जेल में रखते हैं। तो ये तो बहुत स्पष्ट है कि सत्ताधारी दल के पास में एक लेथल वेपन आ जाएगा कि किसी के भी ऊपर आरोप लगाया, ईडी की जांच कराई, और ईडी की जांच कराने के बाद ईडी की जांच जैसे ही शुरू हुई उसे जेल भेज दिया और सत्ता पे कब्जा कर लिया। नीलू रंजन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है भारत समाचार पर। हमारी सहयोगी स्वाति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। सर, मैं आपके पास आऊंगी। सर, किस तरह से आप इस बिल को देख रहे हैं? राजनीति और लोकतंत्र के नजरिए से कितना अहम है ये तीनों बिल? देखिए, ये महत्वपूर्ण है। बाकी जो बिल है ये भी बिल जो है वो चला जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी को, और जिसमें सभी पार्टियों के नेता होते हैं और उस पर विचार करेंगे। इसकी जरूरत है। वो दिल्ली में आपको ध्यान होगा कि अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए थे, जेल में थे और मुख्यमंत्री थे। मनीष सिसोदिया भी जेल में रहे लंबे समय तक और उप मुख्यमंत्री बने रहे। तो ये एक समस्या थी, और एक बड़ी समस्या आ गई थी तमिलनाडु में। वहां पे सेंथिल बालाजी जो हैं वो ईडी ने गिरफ्तार किया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली। जिस दिन जमानत मिली उसके अगले दिन जो है फिर वो मुख्य वहां पे मंत्री बन गए। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई कि भाई जमानत हमने आपको मंत्री बनने के लिए ही दिया है, दूसरे आपने जो स्वास्थ्य कारण बताए, बाकी चीजें बताए, उसके आधार पे दिया है। तब उनको डिजाइन करना पड़ा। तो ये एक संकट की स्थिति थी कि राजनीतिक मजबूरी के कारण जिनके खिलाफ गंभीर आरोप हैं, और इस बिल में कहा गया है कि भाई कम से कम 5 साल से अधिक सजा जिस मामले में हो और 30 दिन अगर वो जेल में रहे तभी हो सकता है। लेकिन ये सिर्फ सरकार थोप नहीं रही है। बिल आज पेश होगा और बिल जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी को जाएगा, स्टैंडिंग कमेटी को। उस स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टियों के लोग होते हैं, और निश्चित रूप से सरकार ये कोशिश करेगी कि सर्वानुमति से इस बिल पे एक बेहतर बिल आए, जो संशोधन बताई कमेटी उस आप शामिल करते हुए इसको लाया जाए। क्योंकि कोई आरोपी भी अगर है, गंभीर अपराध में आरोपी है और जेल में उसको बेल अगर नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से उसको पद पे रहने का अधिकार है या नहीं है, ये संसद को तय करना चाहिए, और संसद वही तय कर रही है। बिल्कुल सर, आपके पास मैं आऊंगी। हमारे साथ स्वाति हमारी सहयोगी जुड़ी हुई हैं। स्वाति, देखिए, विपक्ष इस बिल को लेकर हमलावर नजर आ रहा है। कांग्रेस का कहना है कि इस बिल को लाया जा रहा है, विपक्ष को कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आज का दिन संसद के लिए अहम है। 3 विधेयक को पेश किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह इसे पेश करेंगे और कमेटी के पास भेजा जाएगा। उसके बाद विचार किया जाएगा। उसके बाद जो है वो ये लागू होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी हो या विपक्षी दलों की बात हो, लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि क्यों सरकार ये विधेयक लेकर आ रही है। लेकिन अगर हम विधेयक की बात करते हैं तो समझना होगा कि प्रधानमंत्री के लिए भी जो है वो यही नियम लागू होगा, मंत्री के लिए भी यही नियम लागू होगा। क्योंकि दिल्ली का एग्जाम्पल देखा जा सकता है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहते हुए लंबे समय तक जेल में रहे, मनीष सिसोदिया लंबे समय तक जेल में रहे मंत्री रहते हुए, सत्येंद्र जैन लंबे समय तक जेल में रहे मंत्री रहते हुए। तो ऐसे में ये बिल महत्वपूर्ण माना जा रहा है, अलग अलग प्रदेशों को लेकर भी। और प्रधानमंत्री पर भी अगर हम बात करते हैं तो अगर न्यायिक हिरासत पे भेजा जाता है तो उनके लिए भी 30 दिन के बाद यानी 31वां दिन खुद
जो है वो पद से बर्खास्त हो जाएंगे। तो ये नियम सभी के लिए, अगर हम प्रधानमंत्री मंत्री की बात करें या हम दिल्ली की बात करते हैं तो सभी पर ये लागू होगा। लेकिन दूसरी तरफ सियासत इस बिल को लेकर देखने को मिलेगा। जब संसद में इसे गृह मंत्री अमित शाह रखेंगे तो उस दौरान ये कहा जा सकता है कि हंगामा भी हो सकता है, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर सवाल उठा रही है कि क्या जरूरी हो गया कि सरकार को ये बिल लाना पड़ रहा है। तो कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन आज का दिन संसद के लिए महत्वपूर्ण है और बताया जा रहा है कि दोपहर के वक्त जो है गृह मंत्री अमित शाह यानी 2 बजे के आसपास का समय बताया जा रहा है जब इसे संसद में पेश करेंगे। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पर रहती है। नीलू जी, विपक्ष इस बिल को लेकर असहमत नजर आ रहा है। आखिर विपक्ष को इतना डर क्यों है? क्योंकि देखिए, ये बिल और ये नियम तो सभी पर लागू होंगे। आज इनकी सरकार है, कल उनकी सरकार होगी, तो यही नियम रहने वाले हैं। विपक्ष क्या रणनीति बना सकता है इस बिल को लेकर? देखिए, विपक्ष के तो निश्चित रूप से वो विरोध में आ ही गया है। आपने बयान ही सुना दिया कि विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि जो राज्य सरकारें हैं उसको कैसे स्थित कर सकता है। क्योंकि राज्य में कोई भी अगर अपराध होता है तो वो सीधे सीबीआई जांच नहीं कर सकती जब तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट न करे। ये नियम है। और जब तक कोई एफआईआर नहीं होगी तब तक ईडी जांच कर ही नहीं सकती है। जो सेंथिल बालाजी का उदाहरण है, वो उनके खिलाफ कई एफआईआर जो है वहां शराब घोटाले में वो तमिलनाडु पुलिस ने रजिस्टर कर रखे हैं और उस केस के आधार पे किया है। लेकिन इसके जो परिणाम होंगे दूरगामी होंगे। अभी चीजें अभी आनी बाकी है, क्योंकि अगर एक बार 30 दिन आप अगर अरेस्ट रह गए हो गए तो क्या जब तक उस केस का फैसला नहीं आ जाता है, आप उससे बरी नहीं हो जाते हैं, तब तक क्या आप मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बनेंगे? हटने की बात तो है। और अगर नहीं बनने की बात है तो जो एक बार बेल मिलने के बाद जो मुख्यमंत्री और मंत्री बड़े नेता जो होते हैं वो केस को लंबे समय लटकाते हैं। 10 साल 15 साल चलता है, तमाम कानूनी अड़चने लगाते हैं उसमें। तो क्योंकि वो लंबा चलता रहेगा तब तक वो फिर मंत्री बनेंगे, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, तमाम चीजें पद पे रहेंगे वो। लेकिन अगर वो केस खत्म होने तक ये लागू होता है जो अभी क्लियर नहीं है, तो फिर कभी वो नहीं बन पाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल की बात लिया जाए तो शराब घोटाले में अगर वो बरी नहीं हो जाते हैं और तब दोबारा अगर मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं तो ये बड़ी चीज हो जाएगी, क्योंकि वो केस खत्म होने तक उससे बाहर हो जाएंगे फिर पॉलिटिक्स से। तो अभी ये बहुत सारी चीजें क्लियर होनी बाकी है जिसे देखा जाएगा। लेकिन जो विपक्ष का जो सवाल है जो आपने पूछा वो बेबुनियाद है, क्योंकि विपक्ष की सरकारें हैं, राज्यों में है और राज्यों का कोई भी केस सीधे सीबीआई के पास या सेंट्रल एजेंसी के पास नहीं आ सकता है जब तक राज्य सरकार अनुमति न दे। आ सकता है सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, यानी कि हाई कोर्ट अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है किसी जांच सीबीआई को दी जाए तो उसमें किसी को क्या बातें हो सकती है। अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लगता है कि भाई जांच होनी चाहिए तो होगी जांच निश्चित रूप से। लेकिन समस्या यह है कि जिन केसेस में जो एफआईआर राज्यों में पुलिस ने दर्ज कर रखी है, सेंथिल बालाजी का मैं कह रहा हूं, राज्य में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर रखी है और उसमें सुप्रीम कोर्ट में जब बालाजी को बचाने के लिए 2000 चार्जशीट में 2000 गवाह दे दिए। अब 2000 लोगों की गवाही होने में तो कितने साल लगेंगे? उनका फिर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा 2000 लोगों का। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि आपने पुलिस ने चार्जशीट की है वो तो पूरा किसी खत्म कर दिया आपने, ये कैसी चार्जशीट है? तो वहां पे शिकायत जो है एफआईआर पुलिस करती है, बचाने का काम भी करती है। ईडी में वो नहीं हो पाता है, ईडी उसके बाद आता है और ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग का निश्चित रूप से कड़ा कानून है और उसमें अगर गिरफ्तारी होती तो बिल भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है उसमें। तो वो चिंता वाजिब है कि अगर ईडी आ गया तो क्या होगा। लेकिन ये भी चिंता वाजिब है कि सेंथिल बालाजी को के खिलाफ एफआईआर होते हुए राज्य सरकार जिस ढंग से, पुलिस जिस ढंग से बचाने की कोशिश कर रही है और सुप्रीम कोर्ट चिंता उस पर जता चुका है, तो एक बैलेंस होना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ये स्थायी समिति को बिल जाता है और वहां पे इस पे चर्चा होती है, सभी पार्टियों के लोग होंगे, तो एक बेहतर जो है प्राविधान इसमें किया जा सकता है। बिल्कुल स्वाति, ये कह सकते हैं कि ये बिल नेताओं की जवाबदेही तय करने की दिशा में कहीं ना कहीं एक बड़ा कदम होने वाला है।
देखिए, आम लोग तो इस बिल से खुश हैं क्योंकि बातचीत भी लगातार कर रहे हैं। तो आम लोग कह रहे हैं कि ये पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों के लिए जो है ये कहा जा सकता है कि ये बिल सही है और आम जनता इससे खुश है। क्योंकि अगर 5 साल की सजा होती है या उससे ज्यादा की सजा होती है, गंभीर धाराएं होती हैं, तो ऐसे में पद छोड़ना होगा। और ये जाहिर सी बात है कि अगर हम मुख्यमंत्रियों की बात करें, अगर सजा होती है 5 साल से ज्यादा की सजा होती है तो जो कामकाज पर असर इसका देखने को मिलता है। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का उदाहरण दे या मंत्रियों का उदाहरण दे, वो जेल में रहते हैं और कामकाज पूरी तरह से ठप होता है। तो अगर गंभीर धारा किसी पर लगता है और वो मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, तो ऐसे में जो है वो पद को छोड़ना होगा। तो ऐसे में आम जनता एक तरफ खुश है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं उसमें कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन जब इस बिल को रखा जाएगा सदन में, उस वक्त देखना होगा कि विपक्षी पार्टियों का रिएक्शन क्या होता है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से जो प्रतिक्रिया सामने आई है उसमें विरोध जताते हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे जब इसे रखा जाएगा सदन की पटल पर, उस वक्त क्या होगा ये देखना महत्वपूर्ण है। क्या विरोध विपक्षी पार्टियों की ओर से एकजुट होकर किया जाएगा, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन कमेटी के पास इसको भेजा जाएगा, वहां पर विचार किया जाएगा। अभी लंबा प्रोसेस है, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है इस बिल को लेकर। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और नीलू जी, आपका बहुत धन्यवाद भारत समाचार से जुड़ने के लिए। तो देखिए, आज ये जो 3 बिल हैं वो पेश किए जाएंगे और इसको लेकर विपक्ष असहमति जता रहा है। देखने वाली बात होगी सदन में क्या कुछ होता है। और इसी बीच बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। एनडीए प्रत्याशी का नामांकन आज होगा। सीपी राधाकृष्णन आज 11 बजे नामांकन करेंगे। इस दौरान एनडीए के सभी फ्लोर लीडर्स मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां देखिए, उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी यह खबर है। एनडीए प्रत्याशी का नामांकन आज होगा। सीपी राधाकृष्णन आज 11 बजे नामांकन करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बनाया है। आज 11 बजे वो अपना नामांकन पर्चा जो है वो भरेंगे। इस दौरान एनडीए के सभी फ्लोर लीडर्स मौजूद रहने वाले हैं। तो एनडीए के प्रत्याशी हैं सीपी राधाकृष्णन, जो कि आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज 11 बजे नामांकन की जो प्रक्रिया है वो होगी। इस दौरान एनडीए के सभी फ्लोर लीडर्स मौजूद रहने वाले हैं। और स्वाति हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्वाति, एनडीए प्रत्याशी का नामांकन आज होगा। सीपी राधाकृष्णन आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन कौन मौजूद रहने वाला है? देखिए, कल नामांकन की आखिरी तारीख है उपराष्ट्रपति पद के लिए। ऐसे में एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन का नाम तय किया है और आज वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद ही उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे और विपक्षी पार्टियों की ओर से भी नाम तय किया गया है। कल आखिरी तारीख है, तो कल विपक्षी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन आज की बात करें तो अब से थोड़ी देर बाद ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उस दौरान जो एनडीए फ्लोर लीडर्स के नेता हैं वो तमाम नेता मौजूद रहेंगे और नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। क्योंकि 9 सितंबर को वोटिंग होनी है और उपराष्ट्रपति का पद खाली हुआ था। आपने देखा था कि 21 जुलाई को जब संसद सत्र की शुरुआत हुई थी, उसी दौरान जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिया था और उसके बाद उपराष्ट्रपति का पद लगातार जो है वो खाली है। बैठकों का दौर चला, नाम तय किया गया। अब आज नामांकन होगा। उस दौरान तमाम जो बड़े नेता हैं एनडीए के वो मौजूद रहेंगे नामांकन के दौरान। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे, ये भी जानकारी आ रही है। नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा और 9 सितंबर को वोटिंग होगी। धन्यवाद स्वाति आपका जानकारियों के लिए। और खबर श्रावस्ती से है, जहां भिंगा जिला मुख्यालय में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। बता दें कि पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चला है। प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों ने दुकानें खाली की। 8 बुलडोजर और पोकलैंड लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हुई है।
तो श्रावस्ती से खबर है, भिंगा जिला मुख्यालय में अतिक्रमण हटाने को लेकर ये कार्रवाई की गई है। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर ये दुकानें और मकान बने हुए थे, जहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। प्रशासन की सख्ती के बाद लोगों ने दुकानें खाली की हैं। 8 बुलडोजर और पोकलैंड मशीनें लगाकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई है। तो पीडब्ल्यूडी की ये जमीन है, जहां पर देखिए बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। एक बड़ा एक्शन यहां पर देखने को मिला है। जिला मुख्यालय में अतिक्रमण फैला हुआ था। उन्नाव में लगातार बारिश और गंगा के उफान में मैदानी क्षेत्र पूरी तरह से प्रभावित हो गए हैं। गंगा बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। बता दें कि मवेशी बह रहे हैं, सड़कें कटान की जद में हैं और हजारों बीघा फसल जलमग्न हो चुकी है। बाबू बंगला, माना बुगला और अलग अलग जगह देखिए पूरी तरह से वो टापू बन गए हैं। लोग छतों पर रात गुजार रहे हैं। स्वास्थ्य टीम नहीं पहुंच पाई है। वायरल बुखार फैल रहा है। तो कई तरह की देखिए जो बीमारियां हैं वो अब लोगों को अपनी चपेट में ले रही हैं। उन्नाव में इस समय करीब 52 ग्राम पंचायतें प्रभावित हैं, जिसमें करीब 4800 से ज्यादा व्यक्ति, जिसमें हमारे करीब 250 छोटे बच्चे और करीब 130 करोड़ की महिलाएं और करीब 700 वृद्धजन, ये इतने व्यक्ति हमारे प्रभावित हमने रजिस्टर किया है। सभी जगह हम लोगों ने राशन वितरण प्रभावित क्षेत्र का वितरित किया है। इसके अलावा जो मेडिकल टीम्स हैं उनके माध्यम से हम लगातार संपर्क भी कर रहे हैं और 9 गर्भवती महिलाओं को शिफ्ट करके उनको CHC में भर्ती भी करवाया है। हमारा नाम शांति स्वरूप। इसी गांव में रहते हैं आप? हाँ। क्या नाम है गांव का? बाबूपुरवा। बाढ़ का पानी गांव में भरा हुआ है। हाँ हाँ। प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि आप लोगों को राशन सामग्री मिलेगी। हाँ हाँ, मिल रही दवाइयाँ वगैरह? दवाई वाई नहीं मिल रही है कुछ। अब आदमी तिली बिली है, कहाँ हम दवाई बांटे दे रहे हैं। राशन तो मिल रहा है, राशन ले जा रहे हैं लोग। गांव में देने आए थे कि लेने गए? नहीं, हूँ मैं बलखंडे से तो उन्नाव में गंगा नदी इस वक्त तूफान पर है और देखिए सीधा असर इसका इलाकों में पड़ा है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है। अदम गोडवी साहब की ये लाइनें उन्नाव के सदर तहसील के परियर गांव में बिल्कुल सटीक बैठी है। प्रशासन के दावे हैं कि गांव में राहत सामग्री से लेकर जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उनमें दवाइयां तक वितरित की जा रही है। और यहाँ पर हम आपको तस्वीरों के माध्यम से पहले तो गांव का एक नजारा दिखाएंगे कि गांव में बाढ़ का जो पानी है, गंगा का जो रौद्र रूप है वो किस तरह से है। गांव में तरह तरह के लोग हैं जो खड़े हुए हैं और रोजमर्रा की जरूरतें अपनी कैसे पूरी कर रहे हैं ये आप देखिए। एक जानवर जो बंधा हुआ है यहाँ पर, चूंकि घर में लोगों को रहने की समस्या हो रही है, ऐसे में गाँव में जो जानवर है, जो मवेशी है, वो पानी में ही बैठकर अपना गुजारा कर रहे हैं। प्रशासनिक दावे हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं, टीमें